जो सबसे बड़ी गलती मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि वे बस किराने की दुकान से कोई भी रैंडम प्रोबायोटिक सप्लीमेंट उठा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे कुछ कमाल हो जाएगा, लेकिन फिर वे निराश हो जाते हैं क्योंकि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से बताऊंगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए सबसे अच्छा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे चुनें ताकि आप जल्दी से सूजन को कम करना शुरू कर सकें। मैं कुछ वैज्ञानिक शोधों की समीक्षा करूंगा और विस्तार से बताऊंगा कि मेरे मरीज माइक्रोबायोम हैकिंग का इस्तेमाल करके अपने लक्षणों को कैसे ठीक करते हैं। नमस्ते सभी को, मैं डॉक्टर चानो दसारी हूं। मैं अपने क्लाइंट्स को माइंड गट इम्यूनिटी मेथड का उपयोग करके उनकी इम्यून, सूजन और पाचन संबंधी समस्याओं को हल करने में मदद करता हूं। इस क्लिनिकल अप्रोच ने हजारों मरीजों को उनके लक्षणों से छुटकारा दिलाने में मदद की है, कुछ को सिर्फ 6 हफ्तों में ही, बिना किसी जटिल या महंगे इलाज के। यह सामग्री जिसे आप अभी देखने वाले हैं मेरी माइंड गट इम्यूनिटी अकादमी से ली गई है, जहां आप जैसे लोग सीखते हैं कि अपनी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्याओं को हमेशा के लिए कैसे हराया जाए। मैं आपको यह वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि जब आपको कोई सूजन संबंधी बीमारी हो तो सबसे अच्छा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट कैसे चुनें, लेबल पर क्या देखना चाहिए, पैसे कैसे बचाएं और क्या सच में असरदार है। इसके अलावा मैं आपको सटीक डोज और आवृत्तियों के बारे में उपयोगी टिप्स दूंगा और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज करते समय अपनी योजना कैसे बनाएं यह भी बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो अपने लक्षणों को हमेशा के लिए ठीक करना चाहता है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स के विषय पर आते हैं। सबसे बड़ी गलती जो मैं लोगों में देखता हूं वह यह है कि वे किसी भी प्रोबायोटिक को ग्रोसरी स्टोर से उठा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह कमाल कर देगा, लेकिन फिर वे निराश हो जाते हैं क्योंकि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आप सोच रहे होंगे, क्या प्रोबायोटिक्स वाकई रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए फायदेमंद है? अब मैं आपका ध्यान कुछ साल पहले के एक रिसर्च आर्टिकल दिलाना चाहता हूं जिसमें दिखाया गया है कि बदली हुई आंतों की फ्लोरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखी जाने वाली इम्यून समस्या से जुड़ी हुई है। आपकी इम्यून सिस्टम का 70 से 80% हिस्सा आपकी आंतों में है। जब आपको कोई इम्यून डिजीज होती है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आपकी आंतों में कुछ गड़बड़ है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप वाकई रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए सही प्रोबायोटिक्स ढूंढने और जल्दी रिजल्ट पाने के लिए गंभीर हैं, तो मेरी सप्लीमेंट्स गाइड जरूर लें, जिसमें मैं आपको उन खास ब्रांड्स के बारे में बताता हूं जिन्होंने मेरे क्लाइंट्स को रूमेटॉइड आर्थराइटिस में 6 हफ्तों के भीतर सेहत हासिल करने में मदद की है। आप इसे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं और मुझे पता है कि यह आपके लिए बहुत मददगार होगा। यह लिंक आपको एक ऐसे पेज पर ले जाएगा जहां आप अपना ईमेल डालकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस को रिवर्स करने की फ्री ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको वह सब कुछ मिलेगा जो जानना जरूरी है, जिसमें एक फ्री सप्लीमेंट गाइड भी शामिल है जिसमें खास प्रोबायोटिक की सिफारिशें हैं और ढेरों मददगार केस स्टडीज हैं उन लोगों की जो आपकी ही तरह अपनी बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर चुके हैं और अब स्वस्थ हैं। इसके साथ आपको एक पूरा एक्शन प्लान मिलेगा जिससे आप यह सब कुछ खुद अपने घर पर कर सकते हैं। तो बस पेज के ऊपर अपना ईमेल डालें और शुरुआत करें। तो इसे जरूर देखें। अब यह वीडियो देखें जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए प्रोबायोटिक्स समझाई गई है। यकीन मानिए, अगर हम अपने शरीर के सभी जीन का योग देखें तो उनमें से केवल 1% मानव हैं। बाकी 99% बैक्टीरिया अन्य सूक्ष्म जीवों से आते हैं जो हमारी आंतोश्वास नलियों में रहते हैं। जो लोग अपनी समस्याओं के लिए जेनेटिक्स को दोष देते हैं, हो सकता है आपकी जेनेटिक्स उतनी खराब न हो। आपकी जेनेटिक्स बिल्कुल ठीक हो सकती है। हो सकता है आपके शरीर में सिर्फ बैक्टीरिया का असंतुलन हो और वहीं आपकी बड़ी समस्या की वजह बन रहा हो। फिर से यह एक और बात है जिसके बारे में ज्यादातर डॉक्टर बात नहीं करते, और यहाँ अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का अनुपात लगातार बदलता रहता है। तो चलिए मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। हमने यह डिप्रेशन में देखा है, मोटापे में देखा है, IBS में देखा है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में और अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों जैसे ल्यूपस, रूमेटाइड, MS, सोराइसिस, एक्जिमा और पुरानी एलर्जी में भी देखा है। इन सभी स्थितियों में बुरे बैक्टीरिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
इसलिए आपको उन्हें हटाना होगा और उनकी जगह अच्छे बैक्टीरिया लाने होंगे। चीन से एक काफी प्रसिद्ध अध्ययन है जो दिखाता है कि अगर आप एक डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति का स्टूल सैंपल लेकर उसे एक चूहे को देते हैं, तो वह चूहा, जो पहले बहुत सामाजिक, खुश और संतुलित था, वह बंद सा हो जाता है, चिंतित और डिप्रेस्ड हो जाता है। यहाँ एक और अध्ययन है जिसमें एक माँ और उसकी बेटी को देखा गया। माँ एक मैराथन धाविका थी, पतली, चुस्त और फिट। उन्हें स्टूल ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और उनकी बेटी ने सैंपल दान किया। उनकी बेटी 30 से 40 पाउंड अधिक वजन की थी और ज्यादा फिट नहीं थी। अगले 3 महीनों के दौरान मैराथन धाविका माँ ने अपनी अधिक वजन वाली बेटी से बैक्टीरिया प्राप्त करने के बाद 40 पाउंड वजन बढ़ा लिया। यह वाकई में बहुत प्रभावशाली बात है। वैसे हार्वर्ड में अब वे वजन घटाने और यहां तक कि डिप्रेशन के लिए भी स्टूल ट्रांसप्लांट का इस्तेमाल कर रही हैं। इसी तरह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की कई स्टडीज से पता चला है कि अगर आप किसी सूजन संबंधी बीमारी के मरीज का स्टूल सैंपल ले, तो फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट के जरिए वही बीमारी उत्पन्न की जा सकती है। यह बात ज्यादातर सूजन संबंधी बीमारियों के लिए सही है, जैसे ल्यूपस, आईबीएस, क्रोन्स, कोलाइटिस, रूमेटॉइड, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक्जिमा, सोराइसिस, फैटी लिवर और यहां तक कि एलर्जी भी। तो अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो प्रोबायोटिक कॉन्सेप्ट्स या माइक्रोबायोम हैकिंग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं प्रोबायोटिक्स को लेकर फैली कुछ गलतफहमियों को दूर करना चाहता हूं। बहुत से लोग कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, स्ट्रेन्स की संख्या और किस तरह के स्ट्रेन्स हैं, इन सब पर जरूरत से ज्यादा समय खर्च करते हैं। कुछ लोग तो रेफ्रिजरेटेड वर्जन खरीदने और मिट्टी आधारित स्पोर फॉर्म्स के बीच भी चर्चा करते हैं। और अब तो ऐसी कंपनियां भी हैं जो आपके स्टूल का सैंपल लेकर उसका विश्लेषण करती हैं और आपको कस्टम डिजाइन की गई ब्लेंड्स भेजती हैं। और मैं आपको एक चिकित्सक के रूप में बता सकता हूं कि मैंने इस विषय पर 300 से अधिक वैज्ञानिक लेखों का अध्ययन किया है और मेरी खोजें निम्नलिखित रूप में संक्षेपित की जा सकती हैं। एक अच्छे प्रोबायोटिक में 3 मुख्य बैक्टीरिया होते हैं: लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस और बिफिडोबैक्टीरियम। और इन तीनों में से लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम सबसे महत्वपूर्ण हैं और इनके लिए सबसे अच्छा वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध है। अगला, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने सिस्टम में अच्छे सूक्ष्मजीवों को कम से कम दिन में 2 बार, लेकिन आदर्श रूप से दिन में 4 बार शामिल करें। तो केवल एक बार रोजाना लेना पर्याप्त नहीं है। जब आप अपने सिस्टम में अच्छे सूक्ष्मजीव डालते हैं, आपको पुराने सूक्ष्मजीवों से छुटकारा पाना जरूरी है। तरीका है, आप दिन में 2 से 4 बार मल त्याग करें। टर्नओवर, परिवर्तन महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग मान लेते हैं कि प्रोबायोटिक ले लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप लगातार अपशिष्ट बाहर नहीं निकाल रहे हैं, दिन में एक बार प्रोबायोटिक ले रहे हैं, पर्याप्त नहीं है। वे इन लाभकारी सूक्ष्मजीवों की पूरी क्षमता का लाभ उठाने से चूक सकते हैं। तो अलग अलग स्ट्रेन्स या कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स की संख्या को लेकर ज्यादा परेशान न हों और महंगे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स पर पैसे बर्बाद न करें जो आमतौर पर उपयोगी नहीं होते। प्रोबायोटिक लेने की आवृत्ति ज्यादा मायने रखती है। तो सबसे अच्छा प्रोबायोटिक कौन सा है? अगर आप सबसे किफायती विकल्प देख रहे हैं तो दही या किण्वित खाद्य पदार्थ लें और आपको सिर्फ 1 चम्मच ही चाहिए। अगर आपको डेयरी से एलर्जी है तो आप नॉन डेयरी दही भी आजमा सकते हैं। अब दही ठीक है, किण्वित खाद्य पदार्थ भी ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सिर्फ प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेना ही बेहतर रहता है। बहुत सारे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स उपलब्ध हैं। मैं चीजों को आसान रखूंगा और ऐसा ही कोई चुनूंगा जो किफायती हो और किसी भरोसेमंद ब्रांड से आता हो। मैं नीचे कुछ सिफारिशें डाल दूंगा ताकि आप देख सकें। सिर्फ याद दिला दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात आमतौर पर स्ट्रेन्स की संख्या नहीं होती, बल्कि इसे कितनी बार लिया जाता है, यह ज्यादा मायने रखता है। और यही एक बात है जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देती हैं। आपको अपने सिस्टम में अच्छे माइक्रोब्स दिन भर में बार बार लाने चाहिए, सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि दिन में 2 से 4 बार तक। आपको लगातार अपने सिस्टम में अच्छे माइक्रोब्स लाते रहना चाहिए ताकि जब आपका शरीर पुराने माइक्रोब्स को बाहर निकाले तो नए माइक्रोब्स को पनपने और बढ़ने का मौका मिल सके। तो याद है मैंने कहा था कि इसके पीछे वैज्ञानिक डेटा है। यह रहा उन स्थितियों की एक छोटी सी सूची जो प्रोबायोटिक लेने से बेहतर होती हैं।
एक्जिमा, सोराइसिस, एलर्जी, यूटीआई, आईबीएस, सूजन संबंधी आंतों की बीमारियां जैसे क्रोहन और कोलाइटिस, छोटी आंत में बैक्टीरिया की अधिकता, कैंडिडा, जीआरडी, वायरल बीमारियां जिनमें फ्लू और कोविड शामिल हैं, फैटी लिवर, ऑटिज्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ल्यूपस, रूमेटाइड आर्थराइटिस। अगर आप सूजन का हल ढूंढ रहे हैं तो प्रोबायोटिक्स मददगार हो सकते हैं। इस सेक्शन को खत्म करने से पहले दही के बारे में कहना है। अगर आप वेगन हैं तो यह आपके लिए नहीं है। अगर आपको डेयरी से एलर्जी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी समस्या सिर्फ लैक्टोज इंटॉलरेंस या डेयरी का डर है तो मेरी बात ध्यान से सुने। दही में लैक्टोज दूध से कम होता है। दही में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लैक्टोज को तोड़ने में मदद करते हैं। फैट फ्री दही बढ़िया है, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें कोई थिकनर या स्वीटनर न हो। अगर आपको फुल फैट दही पसंद है, घास पर पाले गए जानवरों से प्राप्त दही सबसे अच्छा विकल्प है। दही में कैसिन नामक दूध प्रोटीन होता है जो कुछ लोगों में एलर्जी का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए आप खास दो गाय या बकरी के दूध की दही का विकल्प चुनें। तो अगर आप डेयरी दही आजमाना चाहते हैं तो बस इन 4 बातों का ध्यान रखें। अगर संदेह हो तो बस एक सप्लीमेंट कैप्सूल ले लें। मेरे क्लाइंट्स दोनों तरीके अपनाते हैं, दही जोड़ने से ठीक रहते हैं। जैसा कि आप जान चुके होंगे, मैं डेयरी उत्पादों से बचने की सलाह देता हूं। दही के फायदे हैं। यह आसान है और प्रोबायोटिक्स पाने के लिए मददगार भी है, और आपको बस दिन में 2 से 4 बार 1 चम्मच दही लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं, और याद रखें, आपको दिन में कम से कम 2 से 4 बार मल त्याग भी करना चाहिए। अगर आप यह फाइबर के साथ करते हैं और शायद पहले कुछ दिनों के लिए स्टूल सॉफ्टनर लेते हैं, तो आप 1 हफ्ते के भीतर महसूस करेंगे कि आपके जठरांत्र मार्ग में बैक्टीरिया की आबादी बदलने लगेगी और आपकी कई सूजन बीमारियां, एलर्जी, इम्यून डिसफंक्शन और पाचन समस्याएं बदल जाएंगी। अगर आप इस बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरा एक ब्लॉग पोस्ट है जिसका नाम है डिकोडिंग मिल्क एंड देवी। यह एक बड़ी सीरीज जिसमें अंडे, मछली और मांस विवादास्पद खाद्य समूहों की पोषण प्रोफाइल का वर्णन है। मुझे पता है कि इन खाद्य पदार्थों की सेहतमंदी को लेकर मजबूत राय है, इसलिए मैं तथ्यों पर ही टिके रहने की कोशिश करता हूं और आपको रोजमर्रा के लिए सुरक्षित दायरा बताने की कोशिश करता हूं। आपने कौन कौन से प्रोबायोटिक्स आजमाए हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें और रूमेटॉइड आर्थराइटिस पर और भी उपयोगी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। यह थे डॉक्टर चानो दासरी, माइंड इम्यूनिटी क्लिनिक से, और अगली बार फिर मिलेंगे।